Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss about the ion and molecular ion, radicals as well as free radicals. Dear students, ये वाला जो टॉपिक आज हम जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे ये 9th क्लास में भी हैं, फर्स्ट ईयर में भी हैं, दोनों के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। आप ये इसको हर लिहाज से देख सकते हैं। एमसीक्यूज के लिहाज से भी बताऊंगा इसमें से कैसे बन सकता है, शॉर्ट भी बताऊंगा, और इसमें जो टेक्निकल रीजनिंग कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो भी आपको बताऊंगा कि इसमें कैसे आ सकती है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आयन। आयंस बेसिकली एक ऐसी स्पीशी होती है जिसके ऊपर कोई चार्ज हो, चार्ज्ड पार्टिकल इज कॉल्ड आयन। एटम बजाते खुद न्यूट्रल है, तादीली जर्रा है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। क्यों? क्योंकि एटम जो होता है न्यूट्रल होता है, इसलिए उसकी रीजन क्या है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, सेम होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे होते हैं। अब उनमें जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का डिफरेंस आता है, पहले मैंने कहा एक जैसे होते हैं, जब डिफरेंस आता है कि अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, अगर प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, तब उन पे चार्ज आ जाएगा। अगर वो रेशियो जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल वाली है वो इम्बैलेंस होगी, बराबर नहीं रहेगी, डिस्टर्ब होगी, डिस्ट्रक्ट होगी, then it will gain charge. It may be positive or negative. अगर पॉजिटिव होगा उसको कैटाइन कह देंगे, तो नेगेटिव को एनाइन कहते हैं। पॉजिटिव को कैटाइन कहते हैं, नेगेटिव को एनाइन कहते हैं, एनाइन। पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कैटाइन, नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एनाइन। ये इनकी डेफिनेशंस हो गई सिंपल। अब इनमें पॉजिटिव कैटाइन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है, नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता? एनाइन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों है, पॉजिटिव क्यों नहीं हो सकता? तो मैंने आपको रीजन से समझाने की कोशिश की है, होप सो आपको समझ आ जाएगी। अब ये देखिए मैंने लिखा है कि एनाइंस के केस में इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन प्रोटॉन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप क्लोरीन की एग्जाम्पल ले, क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन भी 17 होते हैं, प्रोटॉन भी 17 होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 17 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 17 है। जब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 18, प्रोटॉन वही रहते हैं 17, तो क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये एग्जांपल है एनाइन की। एनाइन में क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर होंगे, ज्यादा होंगे, मोर देन किससे, प्रोटॉन से, इसलिए इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो इसलिए एक एनाइन पे नेगेटिव चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ग्रेटर होंगे। और कैटाइन में क्या होगा, कैटाइन पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो प्रोटॉन ग्रेटर देन होंगे इलेक्ट्रॉन से। ये टेक्निकल एक चीज है। फॉर एग्जांपल सोडियम है, सोडियम में इलेक्ट्रॉन भी 11 होते हैं, प्रोटॉन भी 11 होते हैं, 11। जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देती है, रिमूव कर देती है, तो उसके आखिरी शेल उसके टोटल इलेक्ट्रॉन बचते हैं 10, प्रोटॉन वही बचते हैं 11। तो क्या होंगे, तो उसमें इलेक्ट्रॉन कम पड़ गए हैं, 10 हो गए हैं, प्रोटॉन एक बढ़ गया। इस वजह से कैटाइन में क्या होगा, प्रोटॉन ग्रेटर देन होंगे एनाइन, सॉरी प्रोटॉन ग्रेटर देन होगा इलेक्ट्रॉन। उसके बाद देखिए फॉर्मेशन कि ये बनते कैसे। कैटाइन पॉजिटिव चार्ज को कैटाइन कह रहे हैं, नेगेटिव चार्ज को एनाइन कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन किसी में ग्रेटर है, किसी में प्रोटॉन ग्रेटर है, ये बनते कैसे? तो आपने देखना फॉर्मेशन, हाउ दे विल फॉर्म। तो कैसे बन रहे हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई एटम अपने आखिरी शेल से, लास्ट शेल से, वैलेंस शेल से, आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, दे देता है, लॉस करता है, रिमूव हो जाता है, तो वो पॉजिटिव चार्ज गेन करता है, कैटाइन बन जाता है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हेन एन एटम लूजेस one or more electron from its valence shell, from its last shell, from its outermost shell, it will gain positive charge and it is called cation. और एनाइन कैसे बनता है, जब कोई एटम अपने आखिरी शेल में, लास्ट शेल में, वैलेंस शेल में, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ले लेता, पिक कर लेता, ऐड कर लेता, गेन कर लेता है, तो उसके ऊपर जो चार्ज आता है वो नेगेटिव आता है। तो एनाइन कैसे बन रहा है, एनाइन इज फॉर्म्ड व्हेन एटम गेन्स वन और मोर इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। इसमें एक दो टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं कि कैटाइन फॉर्मेशन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, कि कैटाइन का जो बनना है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। कैटाइन का बनना एंडोथर्मिक प्रोसेस है। हम देखते हैं कैसे। एंडो होता है इनसाइड, थर्म कहते हैं हीट, जिसमें हीट चाहिए, जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो, गेन हो, अटेन हो, रिक्वायर्ड हो, उसको एंडोथर्मिक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये एक स्ट्रक्चर बनाई है डियर स्टूडेंट्स, ये सोडियम की स्ट्रक्चर है। इसके आखिरी शेल में, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल में 8 है, तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। हमने उसे 1 इलेक्ट्रॉन को निकालना, हमने बार बार यही पढ़ा, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे देता जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज है।
उस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो एंडोथर्मिक होगी। एनर्जी चाहिए उस, वैसे तो आमतौर पे उसको आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, लेकिन एंडोथर्मिक को एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना है, निकालने के लिए एनर्जी चाहिए, हम उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी प्रोवाइड की जाए, जिसमें एनर्जी चाहिए, जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड हो, जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो, जज़ब हो, ऐसा प्रोसेस क्या कहलाता है? एंडोथर्मिक। तो आपने कैटायन फॉर्मेशन इज एंडोथर्मिक, कैटायन फॉर्मेशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, इसका जवाब क्या होगा? व्हेन वी रिमूव वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल वी विल रिक्वायर एनर्जी, वी विल रिक्वायर अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड अ प्रोसेस इन व्हिच एनर्जी इज रिक्वायर्ड दैट इज नोन एज एंडोथर्मिक। उसकी एग्जांपल मैंने दी है सोडियम की। सोडियम पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव है, एक इलेक्ट्रॉन निकला। जब एक इलेक्ट्रॉन निकला, मैंने पहले कहा एंडोथर्मिक है। इसके लिए जो डेल एच है, जो एनर्जी चाहिए, इंथैल्पी है, वो 496 किलो जूल पर मोल है, 496 किलो जूल पर मोल है। ये मैंने साथ पॉजिटिव का साइन लगाया। पॉजिटिव का साइन का मतलब ये एंडोथर्मिक है, ऐड हो रही है, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा एनाइन फॉर्मेशन या यूनिनेगेटिव फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक। क्यों? कि जब एनाइन बनता है, यूनिनेगेटिव बनता है, जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं उसको, जब उसके ऊपर एक नेगेटिव आता है उसको यूनिनेगेटिव कहते हैं। वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ऐसा क्यों है? उसकी रीजन ये है, जब आप आखिरी शेल में, लास्ट शेल में, वैलेंस शेल में, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो न्यूक्लियस और वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन होती है। एक ये चीज। दूसरा ये है, जब आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किया है तो जो पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन है वो उसको रिपेल करेंगे, इस रिपल्शन की वजह से एनर्जी रिलीज होगी। इसको कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। द प्रोसेस इन विच एनर्जी रिलीज्ड, द प्रोसेस इन विच एनर्जी इवॉल्व्ड, लिबरेटेड, गिवन आउट। ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी निकले, खारिज हो, उस रिलीज हो, उसको हम कह देते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सो कहते हैं एग्जिट, थर्म कहते हैं हीट, जिसमें हीट निकल रही है। तो आपने जब इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, ऑलरेडी जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसको रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज होगी। तो मैंने इसकी एग्जांपल दी है, ऑक्सीजन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, जब उसमें एक इलेक्ट्रॉन किया तो ऐड किया तो एक नेगेटिव आ गया। इसमें जो डेल एच है वो -141 किलो जूल पर मोल है। -141 क्यों है? -141 माइनस इसलिए एक्सोथर्मिक को शो कर रहा है, क्योंकि हमने जब इलेक्ट्रॉन ऐड किया, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से एनर्जी रिलीज हुई है, एग्जिट हुई है, इस वजह से ये नेगेटिव साइन उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। एक और चीज नोट कर लीजिए डियर स्टूडेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ डाई नेगेटिव इज एंडोथर्मिक। कि एक आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, उस ऐड करने के बाद एक और ऐड करना, यूनिनेगेटिव एक था, मतलब एक नेगेटिव था, उसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, वो एंडोथर्मिक है, वो वैल्यू पॉजिटिव होगी। ऐसा क्यों है? देखें, आपने जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया था, ऑक्सीजन फॉर एग्जांपल, ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको 2 चाहिए होते हैं। हमने एक ऐड किया, उसके बाद एक और ऐड किया। पहला जो ऐड किया उसके लिए वैल्यू नेगेटिव आई है, जो दूसरा ऐड किया उसके लिए वैल्यू पॉजिटिव आ रही। क्यों? जब एक आपने इलेक्ट्रॉन यूनिनेगेटिव था, ऑक्सीजन में एक और ऐड करने की कोशिश की है, तो मैंने पहले कहा इसमें रिपल्शन होगी, लेकिन नेगेटिव पहले है, आपने एक और ऐड किया तो ये रिपल्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए, उस रिपल्शन को काबू करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, उस पर काबू पाने के लिए हम एनर्जी देंगे, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉन को बैक रिपेल करेगा, ऐड ही नहीं करेगा। हम उसको एनर्जी दे के ऐड करवाएंगे, जिसमें एनर्जी देनी पड़े। वो पहले ऑलरेडी बताया एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, और इसमें जो हीट होगी वो +844 किलो जूल पर मोल होगी। तो इसमें एक सवाल आता होता है, ये आपके पास ये इसमें सवाल आते होते हैं, मैं बता देता हूं कि कैटायन फॉर्मेशन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, एनाइन फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो उनके क्या जवाब होंगे वो मैंने आपको बता दिए। डियर स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं मॉलिक्यूलर आयंस की तरफ। आयन वाला हमारा टॉपिक एंड हो गया। मॉलिक्यूलर आयंस, देखिए, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करता है उसको हमने कहा था आयन। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है उसको कहा था आयन। जब यही काम मॉलिक्यूल करे उसको कहते हैं मॉलिक्यूलर आयन। व्हेन अ मॉलिक्यूल लूजेस और गेन्स इलेक्ट्रॉन, जब कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन ले या इलेक्ट्रॉन दे उसको कहते हैं मॉलिक्यूलर आयन। इसकी डेफिनेशन हो गई। ये भी 2 तरह के होते हैं, जैसे कैटायन और एनायन था। जब कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज करे तो वो मॉलिक्यूलर कैटायन है, जब कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन ले वो मॉलिक्यूलर एनायन है। एनायन जैसे कैटायन और एनायन इधर था। अब इसमें ये सवाल आता होता है, डिफाइन मॉलिक्यूलर आयन, गिव इट्स एग्जांपल। दूसरा सवाल इसमें इस टॉपिक से आता होता है, हाउ इज इट जनरेटेड, हाउ इज इट प्रोड्यूस्ड, हाउ इज इट फॉर्म्ड, हाउ इज इट मेड, कि मॉलिक्यूलर आयन बनाए कैसे जाते हैं। ये सवाल आ जाता होता है बोर्ड में अक्सर।
तो आपने याद रखना है कि हम इसका इस तरह करते हैं कि एक्स रेज फॉल करवाते हैं उस मॉलिक्यूल के ऊपर, बम्बार्ड करवाते हैं, या अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड करवाते हैं, या हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन मारते हैं। फॉर एग्जांपल ये मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर हमने एक्स रेज फॉल करवाई, इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स मारे, या हाई एनर्जी बीम फॉल करवाई, हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन मारे। वो एनर्जी होगी कितनी, यहां मैंने लिखा है हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर बीम, इलेक्ट्रॉन की बीम, ठीक है, बम्बार्ड करवाएंगे। वो कितना हो गया एनर्जी, ये डियर स्टूडेंट्स नोट कर लेना, स्पेशली फर्स्ट ईयर वाले, 5 और 5 से 10 होता है, 5 to 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 to 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। जब इतनी एनर्जी उसके ऊपर फॉल करवाएंगे इलेक्ट्रॉन बीम के साथ, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो ये है, इस तरह से हम मॉलिक्यूलर आयन जनरेट कर सकते हैं। ये सवाल का जवाब था कि मॉलिक्यूलर आयन प्रोड्यूस कैसे होते हैं, जनरेट कैसे होते हैं, बनते कैसे, उनकी फॉर्मेशन कैसे, जनरेशन कैसे, तो इस तरह। उसके बाद मैंने एक एग्जांपल दिया, ये जरूर नोट कर लीजिएगा। CH4 था, उसके ऊपर एरो मैंने लगाया, एरो के ऊपर एक्स रेज लिखा है, या अल्फा पार्टिकल्स हो सकते हैं, या हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकती है। ये तो क्या होगा, जब ये इसके ऊपर मीथेन के ऊपर फॉल करवाएंगे तो ये CH4 पॉजिटिव हो गया, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए, प्लस मैंने 1 इलेक्ट्रॉन लिखा है, ये उसकी एग्जांपल है, ये जरूर लिख लीजिएगा। उसके बाद ये एक सवाल बुक में दिया हुआ, कैटायनिक मॉलिक्यूल्स, कैटायनिक मॉलिक्यूलर या मॉलिक्यूलर कैटायंस आर मोर देन, या कैटायनिक मॉलिक्यूल्स आर, या मॉलिक्यूलर कैटायंस आर इन अबंडेंट देन मॉलिक्यूलर एनाइंस। ये अक्सर सवाल आते होते हैं, उसमें दिया हुआ है लेकिन उसकी रीजन वगैरह नहीं लिखी हुई, जस्ट इंफॉर्मेशन दी हुई है, वो मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि जो कैटायनिक जो मॉलिक्यूल है ना, वो स्टेबल है, मॉलिक्यूल्स के शेल कंप्लीट है, इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट है, उसको इलेक्ट्रॉन लेने देने की जरूरत ही नहीं है। अब क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन मजीद तो नहीं ले सकता ना, उसका ऑक्टेट या डुप्लेट या जो वो कंप्लीट है, वो इलेक्ट्रॉन मजीद तो नहीं ले सकता ना। हाँ, ये जरूर है कि उसके आखिरी शेल में जो वो मजीद इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, जब लेकिन उसके ऊपर हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़ेगी, या एक्स रेज पड़ेगी, या अल्फा पार्टिकल्स पड़ेगी, वो जैसे पड़ेगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा। तो इस वजह से मॉलिक्यूलर कैटायन जो है वो अबंडेंट में है, ज्यादा है, मोर है, कसरत में है। अच्छा, उसके बाद हम ये यहाँ कंप्लीट हुआ हमारा टॉपिक। और इससे ये भी याद रखिएगा मॉलिक्यूलर आयन की ऐसे समझ लीजिए प्रॉपर्टीज है, ये इससे किस किस्म की इंफॉर्मेशन मिलती है। एक तो मॉलिक्यूलर आयन से स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल का अंदाजा होता है, और दूसरा मॉलिक्यूलर मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मॉलिक्यूलर आयन की प्रॉपर्टीज समझ ले, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब हम थोड़ा सा देखते हैं रेडिकल्स और फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं। रेडिकल्स वो होता है ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग चार्ज। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ स्टूडेंट्स लिखा है NH4 पॉजिटिव, ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग चार्ज। इसमें NH4 है, NH4 का मतलब है 1 नाइट्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, टोटल हो गए 5 एटम। इनके ऊपर मैंने लिखा पॉजिटिव चार्ज। ग्रुप ऑफ एटम पूरा एक ग्रुप है, गुच्छा है, 3 या 3 से ज्यादा एटम है, जो 2 से भी ज्यादा एटम है, तो उनके ऊपर जब चार्ज आएगा उसको रेडिकल कहेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा SO4 2 नेगेटिव सल्फेट, तो इसमें सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, 5 एटम हो गए, ऊपर 2 नेगेटिव है। तो पॉजिटिव चार्ज आए या नेगेटिव चार्ज आए, ये इसको कहते हैं रेडिकल्स, ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग चार्ज। ये कैटायन भी हो सकता है, एनायन भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। उसके बाद फ्री रेडिकल्स देखते हैं। फ्री रेडिकल्स ये जानबूझ के आपको ये कंसेप्ट समझाने के लिए बताया रेडिकल और फ्री रेडिकल का, ताकि पता हो। रेडिकल्स वो है जिसके ऊपर चार्ज, ग्रुप ऑफ एटम्स हो, 4 एटम हो सकते हैं, 5 एटम हो सकते हैं, उसके ऊपर चार्ज। फ्री रेडिकल ये है, फ्री रेडिकल की आसान तरीन पहचान ये है, उसके ऊपर एक डॉट लगा होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो होमोलिटिक क्लीवेज जब होती है, जब बॉन्ड इक्वल टूटता है, होमोलाइसिस होती है, तो वो तब होमोफिशन होती है, होमोलिटिक रिएक्शन होता है, जब टूटता है बराबर, उस वक्त जो प्रोड्यूस होती है, जो प्रोडक्शन होती है, वो फ्री रेडिकल्स की होती है। और इसकी पहचान ये है, इसके ऊपर एक डॉट लगाया जाएगा जिसको हम कहेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक डॉट। तो ये फ्री रेडिकल की निशानी होगी। रेडिकल और फ्री रेडिकल बाजू का हम मिक्स कर देते हैं, तो इनमें आपने डिफरेंस याद रखना है। इसके अलावा किसी किस्म का क्वेश्चन हो, आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं, क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।